वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के दूसरे फेज का आगाज हो रहा है। उदयपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के लिए दुनिया के 8 देशों के फाइटर जेट्स इकट्ठा हो चुके हैं। शाम 4:30 बजे एक भव्य समारोह में इस एक्सरसाइज का शुभारंभ होगा। 14 सितंबर तक ये ताकतवर फाइटर जेट्स राजस्थान से लेकर कश्मीर तक आसमान में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आसमान में फाइटर जेट्स की दहाड़, हवाई योद्धाओं के शौर्य का प्रमाण, अनंत आकाश में पराक्रम की गूंज। आज होगा वायुसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास के फेज 2 का आगाज। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब दुनिया भर के ताकतवर हवाई योद्धा एक साथ जुटे तो पूरी दुनिया की निगाहें इन पर टिक गई। राजस्थान के जोधपुर का आसमान इन हवाई लड़ाकों की जाबाजी की गवाही देने को तैयार है। जोधपुर में आज से तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के फेज 2 की शुरुआत होने जा रही है। इस मेगा युद्धाभ्यास का पहला फेज 14 अगस्त को संपन्न हो चुका है। अब फेज 2 के लिए कई देशों के फाइटर जेट्स जोधपुर एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। भारतीय वायुसेना को इस सबसे बड़े युद्धाभ्यास की मेजबानी का गौरव हासिल हुआ है। तरंग शक्ति अभ्यास के दूसरे चरण में कुल 80 फाइटर जेट्स आसमान में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इनमें से 40 विमान भारतीय वायुसेना के होंगे और 40 विमान दूसरे देशों के होंगे। जोधपुर में 14 सितंबर तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएई, ग्रीस, अमेरिका, श्रीलंका और सिंगापुर की वायुसेना के जवान आसमान में अपना हुनर दिखाएंगे। यह पहला मौका है जब ग्रीक वायुसेना के F-16 फाइटर जेट्स युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे हैं। ग्रीक वायुसेना 4 F-16 फाइटर जेट्स और 2 C-130 सुपर हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के साथ इस युद्धाभ्यास में शामिल हो रही है। इस युद्धाभ्यास में भारत के शक्तिशाली फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगे। भारतीय वायुसेना अपने राफेल, सुकोई, मिराज, जैगवार और तेजस फाइटर जेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रचंड, रुद्र और ध्रुव हेलीकॉप्टर भी आसमान में अपना दम दिखाएंगे। C-130 हरकुलिस, IL-78 जैसे आसमान के बाहुबली भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा बन रहे हैं। इस एक्सरसाइज में भारत के साथ दूसरे देशों के फाइटर जेट्स की पश्चिमी सीमा से लेकर कश्मीर तक युद्धाभ्यास करेंगे। इसके साथ ही चांदन रेंज में टाइगर हिट करने की प्रैक्टिस भी की जाएगी। 7 सितंबर को युद्धाभ्यास का पब्लिक डे रखा गया है, जिसमें आम, BSF, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। तरंग शक्ति मेगा युद्धाभ्यास में वायुसेना के जवानों को दुनिया के दूसरे वायु सैनिकों की काबिलियत परखने का मौका मिलेगा। तरंग शक्ति जैसे युद्धाभ्यास से भारत के हवाई योद्धाओं को दूसरे देशों के साथ बेहतरीन तालमेल बनाने का मौका मिलता है। ये कोशिश भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए वायुसेना को पहले से तैयार करने की एक अहम पहल है। शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात है इंडियन नेवी की, जिसकी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। भारतीय नौसेना को परमाणु पनडुब्बी INS
अरिघात मिली है और ये अरिहंत क्लास की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है जिसे कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नौसेना में कमीशन किया गया। आईएनएस अरिघात नौसेना में शामिल आईएनएस अरिहंत का अपग्रेडेड वर्जन है, यानी ये समंदर में दुश्मन के खिलाफ और ज्यादा घातक साबित होगी। दुनिया में गिने चुने ही देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स की ताकत है और हिंदुस्तान भी इन चुनिंदा देशों की फहरिस्त में शामिल है। भारत की नौसेना का नया रक्षक, समंदर का नया सिपाह सलार, दुश्मनों पर घातक वार, गहरे पानी में गोता लगाने का दम, लहरों को चीरने का हुनर और हिंदुस्तान की सरहदों की निरंतर निगरानी की क्षमता। इन सारी खूबियों से लैस न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात नौसेना बेड़े की नई ताकत बन चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को विशाखापट्टनम में पूर्वी नौसेना कमांड बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिघात को नौसेना को सौंपा। इस दौरान नौसेना के अधिकारियों और जवानों ने रक्षा मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। आईएनएस अरिहंत के बाद परमाणु ऊर्जा से चलने वाली ये दूसरी स्वदेशी सबमरीन है जिसे बंगाल की खाड़ी में तैनात किया जाएगा। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व पर लगाम लगाने के लिए भारत का ये नया ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है। आईएनएस अरिघात अरिहंत क्लास की एक विशालकाय पनडुब्बी है, लेकिन आईएनएस अरिघात अपनी ही क्लास की अरिहंत से कई मामलों में काफी ज्यादा एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन है, यानी आईएनएस अरिहंत से कई गुना ताकतवर और विध्वंसक है। आईएनएस अरिघात की लंबाई 111.6 मीटर है, चौड़ाई 11 मीटर और ऊंचाई 9.5 मीटर है। इसका वजन करीब 6000 टन है। ये पानी में 1400 फीट गहराई तक जा सकती है। सतह पर इसकी रफ्तार 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। न्यूक्लियर ट्राइड जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बनती है हमारी नौसेना की, जब हमारे पास वायुसेना से हम न्यूक्लियर मिसाइल अटैक कर सकते हैं, सेना से कर सकते हैं, नौसेना से भी जब करें तो एक सरप्राइज आता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी आती है, एक सस्टेन्ड एक कैपेबिलिटी बनती है जिसको हम एक क्रेडिबल डेटरेंस कहते हैं, जो हिंद महासागर में चाइना और पाकिस्तान को देखते हुए और किसी भी दूसरी शिप्स की आहट को देखते हुए जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में इसकी कैपेबिलिटी रखें और भारतीय नौसेना की कैपेबिलिटी आईएनएस अरिघात से बढ़ेगी। इस न्यूक्लियर सबमरीन को नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया था और इसे साल 2017 में लॉन्च किया गया था। तब से इसकी ताकत को समुद्र में हर कसौटी पर लंबे वक्त तक परखा गया और अब टेस्टिंग पूरी होने के बाद इसे नौसेना को सौंप दिया गया। नौसेना के बेड़े में शामिल होने से समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है, यानी इस न्यूक्लियर सबमरीन अरिघात से समुद्री सीमाओं की निगरानी और आसान हो जाएगी। अरिघात एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। आईएनएस अरिघात 750 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली 15K-15 बैलिस्टिक मिसाइल से लैस है। इतना ही नहीं, अरिघात सबमरीन 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली 4K-4 मिसाइल से भी लैस की जाएगी। इसमें 21 इंच के 6 टॉर्पेडो मिसाइल भी लगाई गई हैं। इसमें टॉर्पेडो ट्यूब्स भी लगे हैं। ये टॉर्पेडो ट्यूब्स मिसाइल और बारूदी सुरंगें बिछाने का काम करती हैं। में सब सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई हैं। शौर्य मिसाइल 750 किलोमीटर से लेकर करीब 3000-4000 किलोमीटर तक की दूरी है। इसमें टॉर्पेडोज लगी होंगी और ये कई दिनों तक समुद्र के तह पे अंदर रह सकती हैं। इसका एंड्योरेंस ज्यादा होगा और ये इस हिसाब से ये ज्यादा कैपेबल हो जाएंगी। विश्व की कुछ ही एलाइट कंट्रीज में हम शामिल हुए हैं जिन्होंने ये SSBN की सबमरीन ऑपरेट की है। तो अब भारत को ये कैपेबिलिटी हो गई है। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुकी है। इसमें अरिहंत पहले ही नौसेना के पास है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी INS अरिदमन का निर्माण जारी है।
इसके निर्माण के बाद भारत में जंगी बेड़े में 16 डीजल कन्वेंशनल सबमरीन हो जाएंगी और 3 परमाणु पनडुब्बी भी भारत के पास होंगी। जाहिर है भारत अपनी समुद्री सीमा के सुरक्षा चक्र को लगातार मजबूत बनाता जा रहा है, जिसे तोड़ना दुश्मनों के बस की बात नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ऑपरेशन भेड़िया की। बहराइच के कछार इलाके में भेड़ियों का सर्च ऑपरेशन जारी है। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन बाकी 2 अब भी पकड़ से दूर हैं, जिसे पकड़ने के लिए प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है। हरिबक्सपुरवा गांव के इलाके में 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं और थर्मल ड्रोन से निगरानी भी की जा रही है। 18 टीमें रात दिन गश्त कर रही हैं। फिलहाल 50 से ज्यादा कर्मी पिंजरे और जाल लगाने का काम पूरा कर रहे हैं। पूरे इलाके की कॉम्बिंग के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। आपके सामने 7 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त बहराइच के इस छोटे से गांव में क्या कुछ हो रहा है। आज सुबह फिर से ड्रोन आसमान पर मंडराने लगे। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही गांव वाले भेड़िए के खौफ से बाहर हो पाएंगे। खास रिपोर्ट आप देखिए। बहराइच के कछार इलाके में आदमखोर भेड़िए का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और इसको लेकर के तमाम वन विभाग की जो टीमें हैं वो इस वक्त इसी इलाके में मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये हरिबक्सपुरवा गांव है, उसके पास का इलाका है। गन्ने के खेतों से घिरा हुआ ये पूरा इलाका है, लेकिन यहाँ पर ही लगातार कॉम्बिंग हो रही है। इसी पूरे इलाके में वन विभाग की जो टीमें हैं वो इस वक्त इस ऑपरेशन को चला रही हैं। इस तरीके के जो जलाशय आपको इस वक्त दिखाई दे रहे हैं संभावित क्षेत्र होता है, क्योंकि भेड़िया पानी पीने के लिए ऐसे ही जलाशयों के आसपास आता है और इसी क्षेत्र में कल जो चौथा भेड़िया है जिसका दावा किया गया है पकड़ने का, वो भी इसी रेडियस में यानी इसी 2.5 से 3 किलोमीटर के इलाके में पकड़ा गया था। लगातार इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है और खास तौर पर कल जिस तरीके से इस भेड़िए को पकड़ा गया उसके बाद आज वन विभाग की टीम सीधे तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को चलाती नजर आ रही है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सीधे अगर आप सामने देखेंगे तो आपको वो क्षेत्र दिखाई देगा जहां पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उसके आगे जाने की अनुमति नहीं है और इस इलाके में भी मीडिया को आने की अनुमति नहीं दी जा रही। लेकिन जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार इस वक्त चलता हुआ नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे इलाके में हरिबक्सपुरवा के 4 पिंजरे, 8 थर्मो सेंसर कैमरे लगाए गए हैं और वहीं ड्रोन के जरिए भेड़िए के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। 18 से टीमें यहां पर लगातार गश्त कर रही हैं। 50 से ज्यादा कर्मी हैं जो कि पिंजरे और जाल को बिछाने का और पूरा इस काम को कर रहे हैं और खास तौर पर डॉक्टर्स की टीम भी यहां पर मौजूद है। चूंकि 40 से ज्यादा दिन हो चुके हैं ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 45 दिनों में 9 मौतें होने के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन अब जो है वो हरकत में तेजी से आ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो आदमखोर भेड़िए खुले तौर पर इस वक्त बहराइच के इन बीहड़ इलाकों में घूम रहे हैं, उन सभी को कब पकड़ा जाए, जिसमें 2 भेड़िए अभी भी इस पूरे ऑपरेशन में नजर रखी जा रही है और उन्हें पकड़ने की कवायद तेज कर दी गई है। बहराइच से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा। तो फिलहाल हालात ये है कि यूपी के बहराइच में भेड़ियों का खौफ अब भी बना है। ऐसे में अब वहां भेड़िया ऑपरेशन 2 चलाया जा रहा है, यानी बाकी 2 भेड़िए कहां हैं, उन्हें कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए लगातार प्लानिंग की जा रही है, लगातार कोशिश हो रही है। वैसे अच्छी बात यह रही कि कल एक भेड़िया पकड़ा गया था जिसे गोरखपुर के चिड़ियाघर में भेज दिया गया। पिंजरे में कैद ये कोई आम भेड़िया नहीं है, बल्कि इसके पीछे यूपी की पुलिस, यूपी का वन विभाग, 35 गांव के लोग, विधायक और मंत्री तक लगे थे। अब इस भेड़िए को बहराइच से गोरखपुर लाया गया है, जहां के चिड़ियाघर में उसने पहली रात बिताई। एक भेड़िया जब आज पकड़ा गया तो थोड़ी दहशत कम हुई। लोगों में ये विश्वास जगा है कि एक पकड़ा गया है तो बचे हुए 2 और पकड़ लिए जाएंगे। दरअसल इसी भेड़िए को बहराइच में आदमखोर बने भेड़ियों का सरगना माना जा रहा है। इसकी एक वजह इसका साइज भी है। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये सबसे खतरनाक होगा।
साथ ही ये नर भी है। इस भेड़िए को गुरुवार रात करीब 10 बजे गोरखपुर लाया गया। देर रात होने की वजह से उसे क्वारंटीन कर दिया गया। साथ ही खाने पीने की चीजें उसे अलग से दी गईं। रात काफी होने के कारण उसके ज्यादा टेस्ट नहीं हो सके, लेकिन आज दिन की रोशनी में उसके कुछ और टेस्ट किए जाएंगे। अगर है तो भी हमारी सफलता है। ये पता चला कि अभी इधर नहीं है, वो भी हमारी सफलता है कि कम से कम हम दूसरे क्षेत्रों में अब ढूंढ सकते हैं और लोगों को जागरूक कर सकते हैं। गांव में अब लोग हमारे लगेंगे और बहुत दूर जाने से रोकेंगे। यहाँ करीब 1.5 महीने से ऐसा खौफ बना हुआ है। आशंका है कि अलग अलग समय पर 6 भेड़ियों के झुंड ने बच्चों और बड़ों पर हमले किए, जिसमें से 4 भेड़िए अब तक पकड़े जा चुके हैं। इनमें से 2 भेड़ियों को लखनऊ के चिड़ियाघर में भेजा गया है, जबकि एक भेड़िए की मौत हो चुकी है। जी, गांव में ही है, आसपास में है। एक पकड़ा भी गया है, आज भी पकड़ा गया है। अभी शायद 2-3 बच भी गए हैं, उनको प्रयासी की पकड़ लिया जाएगा। तो गन्ने खेत के खेतों में जी, गन्ने, पूरा गन्ने का ही क्षेत्र है हमारा, जिसमें गन्ने में ही वो रहते हैं। इस चौथे भेड़िए को पकड़ने के बाद यहाँ के 35 गांवों में अब मिशन 2 चलाया जा रहा है, यानी बाकी 2 भेड़ियों की तलाशी का अभियान तेज है। लिहाजा बीती रात भी लोग फिर अंधेरे में खुले आसमान के नीचे जुटे और जागते रहो की आवाजें लगाते हुए अलग अलग इलाकों से गुजरे, ताकि भेड़िए गांवों में न आए। अगर दिखे तो पकड़ लिए जाएं। ऐसे करते रहेंगे। खेतों में, गन्ने में, रोड पे ऐसे रात में निकलते हैं, टार्च भाला 10-5 लोग इकट्ठे होकर निकलते हैं, फिर टहलते हैं गांव में। अकेले नहीं कोई निकल? नहीं, अकेले नहीं निकल रहे हैं। भेड़िया का आतंक है, कौन अकेले निकले? फिर 10-5 लोग साथ में निकलते हैं। कि ग्रामीणों को लगातार हम ये बता रहे हैं कि जब तक ये मेनेस पकड़ा नहीं जाता है, जब तक ये जो एनिमल्स जो इन क्वेश्चन हैं, इनको जब तक नहीं पकड़ा जाता है, तब तक के लिए लोग थोड़ा सा सतर्क रहें, अपने दरवाजे खुले ना छोड़ें, खुले में ना सोएं, खासकर बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, इन सभी अकेले में ऐसे बाहर ना जाएं। थोड़ा हल्ला वगैरह वहाँ पे वैसे भी हर गाँव में सेंसिटिव गाँव की लिस्ट भी है, वो सर्कुलेट की जा रही है, उस पर लगातार लोग भी लगे हुए हैं, प्रशासन के, पुलिस के, और सारे वहाँ पे जागरूक कर रहे हैं लोग। इस बीच राज्य सरकार का पूरा अमला अभी भी बहराइच में डटा हुआ है। मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं। खुद बहराइच के प्रभारी मंत्री संजय निषाद यहां पहुंचे और प्रभावित इलाकों का दौरा किया। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। इसके अलावा संजय निषाद ने भरोसा दिया कि जल्द बाकी 2 खूंखार भेड़िए भी पकड़ लिए जाएंगे। तो शासन प्रशासन ने अपनी तत्परता दिखाई है और 4 पकड़े गए। आज जो भेड़िया था, हमको लगता है कि वो सबसे खूंखार वही था। उसके 2 बच्चे जो दिखे हैं वो भी पकड़ लिए जाएंगे, और आगे ऐसी घटना नहीं कि उसके लिए भी अभी अगली बैठक में इसको अपना भी शुरू कर रहे हैं कि आगे घटनाएं रोकी जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये भेड़िए रिहायशी इलाकों की ओर चले आ रहे हैं और यही इंसानों पर हमला कर रहे हैं। बहराइच का ये हरबख्शपुरवा गांव का इलाका है और ये कछार है घाघरा नदी का, और इस घाघरा के कछार के आसपास कहा जाता है कि यहीं पर भेड़ियों का डेरा रहता है और इनके मांद होते हैं। यहाँ पर बारिश के मौसम में जब पानी भरा है तो ये भेड़िए बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और पिछले कुछ महीनों से ये आदमखोर हो गए हैं। मेरे पीछे का जो इलाका है, जो वन विभाग की टीम है वो लगातार वहां सर्वेलांस कर रही है। उसी तरफ ड्रोन भी लगाया गया है और बाकायदा उन्हें ढूंढा जा रहा है। जाहिर है बहराइच में लोगों के लिए रात गुजारना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह से शासन और प्रशासन के स्तर से कोशिशें हो रही हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि बाकी 2 भेड़िए भी जल्द पिंजरे के अंदर होंगे और लोग राहत की सांस ले सकेंगे। बहराइच से कुमार अभिषेक, दिल्ली से नीतू झा और गोरखपुर से रवि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
यूपी के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2024 के दिसंबर महीने तक पूरा होने की उम्मीद है। यहां करीब 3.5 किलोमीटर से ज्यादा का रनवे बनकर तैयार हो चुका है। एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग का ढांचा भी खड़ा कर दिया गया है। इसमें 10 गेट बनाए जा रहे हैं और ATC टावर भी लगभग बनकर तैयार है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CEO की माने तो अप्रैल 2025 के अंत तक इस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट का संचालन शुरू हो जाएगा। GNT ने निर्माणाधीन इस एयरपोर्ट के रनवे का जायजा लिया, देखिए। एशिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अप्रैल 2025 में अपनी पहली उड़ान का स्वागत करने के लिए तैयार है। PM मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट और CM योगी आदित्यनाथ का महत्वाकांक्षी सपना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे जेवर एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो तेजी से आकार ले रहा है और इसका एक रनवे पहले ही बनकर तैयार होने वाला है। इस एयरपोर्ट में 6 रनवे होंगे। एक रनवे बनकर लगभग तैयार हो गया है। ये वो रनवे है जहां से सपनों की उड़ान भरी जाएगी। ये रनवे लगभग बनकर तैयार हो गया है। 80% काम इस रनवे का पूरा हो चुका है। और आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में इस तरह के 6 रनवे होंगे। दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी 3 रनवे हैं, लेकिन यहाँ पर 6 रनवे तैयार किए जाएंगे और यही एक वजह है कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर उभरने वाला है। ये रनवे 3.9 किलोमीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। इस रनवे पर अभी लाइनिंग का काम बाकी है, जिसके लिए मार्किंग की जा रही है। अगले 2 महीने में लाइट का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि रनवे को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि बारिश में रनवे पर पानी नहीं भरेगा। Drainage is all well designed, catchment is well taken care, so we don't see any such issues. Rest is climatic conditions. If heavy climatic conditions come, that we can't predict it today, but the design is such that we should be able to withstand. इस एयरपोर्ट के टर्मिनल का स्ट्रक्चर भी बनकर तैयार हो गया है और ATC टावर का काम लगभग पूरा हो चुका है। रनवे खत्म हो गया है। ये प्रोजेक्ट पूरा 2 पार्ट में होता है, एक एयर साइड होता है, एक लैंड साइड होता है और डिफरेंट बिल्डिंग्स होती हैं। सो एयर साइड हमारा रनवे ऑलमोस्ट पेवमेंट इज ओवर, बट लाइटिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट। ये एप्रन है, यहाँ पर ये 1,50,000 स्क्वायर मीटर है। इसमें से 90,000 इज ऑलरेडी डन। इफ यू कैन सी दिस इज डन। फिर इसमें AGL आएगा। साइड बाय साइड हमारा टर्मिनल चल रहा है। टर्मिनल एक तरफ बिल्डिंग रेडी हो रही है और अंदर ही फिनिशेस का काम भी शुरू हो गया। इस एयरपोर्ट का टर्मिनल ही उसकी पहली झलक होगा, जो यहाँ पहुँचने वाले यात्रियों को अलग एहसास कराएगा। ये शायद देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट होगा जहाँ नई टेक्नोलॉजी के साथ यूपी की सांस्कृतिक झलक भी दिखाई देगी। टर्मिनल के एंट्री पॉइंट को बनारस के घाट के आधार पर तैयार किया जा रहा है। टर्मिनल का स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। टर्मिनल में 10 गेट होंगे। एप्रन एरिया जहां से यात्री अपनी फ्लाइट पर बोर्ड करेंगे, वो तैयार हो गया है। कुछ बोर्डिंग ब्रिज भी मंगवा लिए गए हैं। ATC टावर भी बनकर तैयार हो गया है। सितंबर में कॉलिब्रेशन फ्लाइट उड़ेंगी और दिसंबर में वैलिडेशन फ्लाइट उड़ेंगी। ये दोनों फ्लाइट्स बेसिकली टेस्टिंग के लिए होती हैं, जो ये चेक करती है कि सभी तरह के मानक पूरे हो रहे हैं या नहीं। दिल्ली एयरपोर्ट पास होने की वजह से इन दोनों एयरपोर्ट के रूट पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि दोनों एयरपोर्ट की फ्लाइट्स के रूट एक्सक्लूसिव रहे। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। दिल्ली NCR का दूसरा एयरपोर्ट है। देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट जो मल्टी कार्गो की तरह बनाया गया है। भारत का पहला नेट जीरो एनिमेशन वाला एयरपोर्ट होगा। जेवर एयरपोर्ट पर 6 रनवे होंगे। इस हवाई अड्डे पर एक साथ 178 विमान पार्क करने की क्षमता है। निर्माण की कुल अनुमानित लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। वहीं इसमें 35,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश प्रस्तावित है। शुरुआत में एयरपोर्ट में हर साल लगभग 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को संभालने की उम्मीद है। 2040-2050 तक क्षमता को 7 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाने की योजना है। एयरपोर्ट पर 186 विमान स्टैंड होंगे। 1334 एकड़ क्षेत्र में फैले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, जो स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।
पूरा होने पर यहाँ न सिर्फ भारत में एक प्रमुख विमानन केंद्र के रूप में काम करेगा, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क, आर्थिक विकास और पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। जेवर एयरपोर्ट से मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे। देश में एक बार फिर से रफ्तार का रोमांच शुरू होने जा रहा है। दरअसल शनिवार से चेन्नई में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल की शुरुआत होगी, जिसमें नाइट फॉर्मूला 4 स्ट्रीट कार रेस भी शामिल है। ये भारत की पहली ऐसी कार रेस है जहां रात में रफ्तार का रोमांच दिखाई देगा। दक्षिण भारत में ये वो जगह है जहां अगले 2 दिन रफ्तार और रोमांच का बेजोड़ मेल नजर आएगा। इसको लेकर तैयारियां तेज हैं। दरअसल शनिवार से चेन्नई में इंडियन रेसिंग फेस्टिवल की शुरुआत हो जाएगी। इसमें नाइट फॉर्मूला 4 स्ट्रीट कार रेस भी शामिल है। ये भारत की पहली ऐसी कार रेस है जहां रात में रफ्तार का रोमांच दिखाई देगा। ये चैंपियनशिप शनिवार और रविवार को होगी। इसमें देश के कई दिग्गज चेहरे अपना जलवा बिखेरते दिखाई देंगे। ये राज्य सरकार की ओर से आयोजित की जा रही अपनी तरह की पहली रेस है। ये करीब 3.7 किलोमीटर तक की होगी। It's a combination of 2 races, Indian Racing League, which has 6 teams, 4 drivers each, which also includes mandatory 1 women driver in each team, and Formula 4 Indian Championship comprising 8 teams and 2 drivers each. So all put together, you have 40 unique drivers, Formula drivers coming to Chennai and racing the track. वैसे हाल में इन चैंपियनशिप का मामला अदालत की चौखट तक भी पहुंचा था, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने नाइट फॉर्मूला 4 स्ट्रीट कार रेस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इससे पहले एक अर्जी दाखिल कर इस कार रेसिंग का विरोध किया गया था। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि इस रेस से जनता प्रभावित होगी, क्योंकि ये स्ट्रीट सर्किट फॉर्मेट में आयोजित की जाएगी, जिसके लिए कई सड़कों को बंद करना पड़ेगा। साथ ही जिस ट्रैक पर गाड़ियां दौड़ेंगी, उसका निरीक्षण भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था FIA की ओर से होना जरूरी है। फिर इस याचिका पर अदालत ने सरकार और पुलिस से जवाब मांगा था। साथ ही जरूरी दस्तावेज दिखाने को कहा था। लिहाजा तमिलनाडु सरकार की ओर से FIA यानी फेडरेशन इंटरनेशनल DL ऑटोमोबाइल के सर्टिफिकेट दिखाए गए। ऐसे में अदालत ने अपनी ओर से इस चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखा दी। The track that has been chosen after a careful inspection. It has been sent to FIA headquarters. They have seen the alignments. After the go-ahead, we have gone ahead. जाहिर है अब इंतजार नाइट कार रेसिंग का है। जब यहाँ के ट्रैक पर रफ्तार भरी जाएगी, तो देखने वालों की सांसें भी थमती दिखेंगी। तो तैयार हो जाइए कार रेसिंग के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए। चेन्नई से शिल्पा नायर, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण से देश दुनिया की नजर में आया उत्तर प्रदेश अब दुनिया को ब्रांड यूपी की झलक दिखाने वाला है। लंदन, पेरिस और टोक्यो में होने वाले दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपो में न सिर्फ इन जगहों की बात को साझा किया जाएगा, बल्कि महाकुंभ की तैयारियों से पर्यटक रूबरू भी हो सकेंगे। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की दिशा में भी ये अहम कदम होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण को देश और दुनिया के लोगों ने देखा। रामलला को विराजमान होते देखा। यही नहीं, सबसे पुराने और जीवंत शहर काशी में विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण को भी लोगों ने देखा। यही वजह रही कि अयोध्या और काशी में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में कई गुना इजाफा भी हुआ। अब उत्तर प्रदेश की नजर ग्लोबल टूरिज्म पर है। इसके लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सपो में इनकी झलक दिखाने की तैयारी है। 17 से 19 सितंबर तक पेरिस में इंटरनेशनल फ्रेंच ट्रैवल मार्केट में, 26 से 29 सितंबर तक जापान के टोक्यो में होने वाले टूरिज्म एंड ट्रैवल एक्सपो में, 5 से 7 नवंबर को लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में और 27 से 29 नवंबर तक बैंकॉक में होने वाले पैसिफिक एशिया ट्रैवल मार्ट में ब्रांड यूपी की झलक देखने को मिलेगी। खास बात यह है कि जनवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए विदेशी पर्यटकों, ट्रैवलर्स, फोटोग्राफर्स को यूपी की इन जगहों में आने का न्योता दिया जाएगा।
महाकुंभ आने वाला है 2025 में, उसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से हाईलाइट करेंगे, उससे रिलेटेड वहाँ फिल्म्स चलाई जाएंगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो बुद्धिस्ट कंट्रीज होती हैं उनमें बहुत सारे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है जो उत्तर प्रदेश में हम उनको विदेशी टूरिस्ट के तौर पर आमंत्रित कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। यूपी में हाल के समय में पर्यटकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी है। धार्मिक और आध्यात्मिक टूरिज्म की संभावनाओं को देखते हुए भगवान बुद्ध से जुड़े हुए स्थलों यानी कि बुद्धिस्ट सर्किट पर विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई योजना की भी तैयारी की गई है। इन ट्रैवल एक्सपो में यूपी के पवेलियन में यूपी के पर्यटन स्थलों से जुड़ी फिल्में भी दिखाई जाएंगी। पर्यटकों को यहां आने के फायदे भी बताए जाएंगे। यूपी के स्टॉल्स में ऐसे सेल्फी पॉइंट भी होंगे जहां लोग यूपी के इन स्थलों की झलक देख पाएंगे। साथ ही इको टूरिज्म और यूपी में हवेलियों और महलों के इतिहास को भी प्रचारित करने का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। देश के बड़े हवाई अड्डों पर यूपी के पर्यटन स्थलों की तस्वीरें दिखेंगी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कोयम्बटूर और इंदौर के हवाई अड्डों पर भी ब्रांड यूपी के बिलबोर्ड्स और डिस्प्ले लगाकर देसी पर्यटकों को आकर्षित किया जाएगा। इसमें यूपी के पर्यटन स्थलों को शोकेस किया जाएगा। जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं, ट्रेवलर्स आते हैं। उनको हम कैसे प्रस्तुत करें, आप देखेंगे कि जितने भी उत्तर प्रदेश के डेस्टिनेशंस हैं उनको वहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से बढ़िया फोटोग्राफ्स के साथ, बढ़िया फिल्मों के साथ में डिस्प्ले करने जा रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा विविधता वाले टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। कई स्टडीज कहती हैं कि राम मंदिर बनने के बाद यूपी में पर्यटकों की संख्या में और भी बहुत इजाफा होने वाला है। इसलिए इसको देखते हुए ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स को भी पर्यटन विभाग इन स्थलों को प्रमोट करने का जिम्मा देगा, यानी युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पर्यटन की बड़ी भूमिका होने वाली है। ऐसे में खुद यूपी के मुख्यमंत्री ने भी पर्यटन को लेकर बड़ी तैयारी के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने कई ऐसी तैयारियां की हैं जिससे आने वाले समय में यूपी टूरिज्म को एक तरह से बूस्ट मिलने वाला है। बाहर लोग जानेंगे और इसके साथ ही देशी विदेशी पर्यटकों की नजर जैसे हमेशा होती ही है, लेकिन उसके लिए भी नई योजनाएं हैं। और हाल ही में जो रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ावा दिया गया है उससे संबंधित भी डिस्प्ले किए जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीपोत्सव यादगार होने वाला है। दीपोत्सव से पहले अयोध्या और यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मुंबई स्टाइल चौपाटी की सौगात मिलेगी। सरयू किनारे लोग स्ट्रीट फूड के साथ दूसरे राज्यों के व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। तेजी से इस पे काम चल रहा है और जल्द ही सरयू किनारे राम की पैड़ी में ये दुकानें सजी दिखेंगी। श्री रामचंद्र अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर के लोकार्पण के बाद इस साल पहला दीपोत्सव यादगार रहेगा। लगातार बड़ी संख्या में आ रहे दर्शनार्थियों और पर्यटकों को देखते हुए अब उनको अयोध्या में कई सुविधाएं देने की तैयारी है। उनमें से एक है सरयू किनारे मुंबई के जुहू बीच की तर्ज पर चौपाटी। सरयू पर दीपोत्सव से पहले ही ये सौगात देने की तैयारी हो रही है। सरयू किनारे राम की पैड़ी के एक हिस्से को शानदार चौपाटी का रूप दिया जा रहा है, जहां बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ अयोध्या के स्थानीय लोग भी स्वच्छता के साथ व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे। अयोध्या विकास प्राधिकरण इसका निर्माण करवा रहा है। इस परियोजना के लिए यूपी आवास विभाग ने 4.65 करोड़ रुपए की धनराशि को मंजूरी दी है। अयोध्या चौपाटी में फिलहाल स्थायी अस्थायी 84 दुकानें और रेस्टोरेंट बनाए जाएंगे। यहां आने और रुककर समय बिताने वालों के लिए पार्किंग की भी सुविधा दी जाएगी। अधिकारियों की माने तो चौपाटी का निर्माण कार्य अब तक करीब 45% पूरा हो गया है। दीपोत्सव से पहले राम की पैड़ी पर भव्य चौपाटी का पर्यटक आनंद ले सकेंगे। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने कम खर्च में श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाओं का लाभ देने की कोशिश कर रही है। सरयू किनारे लोग रुककर वहां आरती देख सकें और सरयू पर बोटिंग का आनंद ले सकें।
इसलिए चौपाटी में खाने पीने की सुविधा भी देने की तैयारी है। इससे मंदिर दर्शन के बाद भी लोग अयोध्या में ठहर सकेंगे। इन दुकानों पर अयोध्या और आसपास के क्षेत्र के खास स्वाद के साथ स्ट्रीट फूड्स के स्टॉल्स भी होंगे, साथ ही दूसरे प्रदेशों के व्यंजन भी होंगे। चौपाटी की सजावट और वहां स्वच्छता के पहलुओं का भी खास ख्याल रखा जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। राम की पैड़ी पर कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहां सिर्फ चबूतरे बनाए जाएंगे, ताकि लोग यहां बैठकर कुछ वक्त सरयू तट पर बिता सकें। वहीं चूंकि इस बार दीपोत्सव यादगार बनाया जाएगा, इसलिए इस बार दीपोत्सव पर 25 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है। शिल्पी सेन, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। दुनिया के कई देशों में जहां मंकी पॉक्स का खतरा बढ़ रहा है, वहीं भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल दावा है कि देश में मंकी पॉक्स की RT-PCR किट तैयार कर ली गई है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। देखिए रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के हाथों में ये पैकेट उम्मीद की बड़ी किरण है। दरअसल ये मंकी पॉक्स के टेस्ट की RT-PCR किट है, जिसे सीएम चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापट्टनम में लॉन्च किया। दावा है कि इस पैकेट में बंद किट करोड़ों भारतीयों के लिए बड़ी मददगार साबित होगी। सीएम ने बताया कि इस किट को मेड इन आंध्र प्रदेश अभियान के तहत तैयार किया गया है। इसे राज्य सरकार के आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन में ट्रांसेसिया डायग्नोस्टिक नाम की कंपनी ने बनाया है। It helps in diagnosis of the patients. We have successfully completed this project within a very short span of time. दावा है कि ये किट वैसे ही काम करेगी जैसे कोरोना संकट के दौरान RT-PCR टेस्ट होते थे। यानी क्या आप इस वायरल की चपेट में हैं? इस सवाल का जवाब ये किट देगी। इससे मंकी पॉक्स के मामले तेजी से डिटेक्ट करने में आसानी मिलेगी। It will take only one day. It's a one-day affairs only, but you can get it tested and you can readiness. It can be prepared very easily within half an hour. I think the test can be done. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को लेकर हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है। लिहाजा भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। इन सब के बीच अगर ऐसी कोई स्वदेशी टेस्ट किट या कोई वैक्सीन तैयार होती है तो ये वाकई देशवासियों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। विशाखापट्टनम से अपूर्वा जयचंद्रन, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं किसी महान व्यक्ति की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि फूल चुनकर इकट्ठा करने के लिए मत रुको, आगे बढ़ो, तुम्हारे रास्ते में फूल निरंतर खिलते रहेंगे। उम्मीद है खबरों के इस लंच टाइम में आपको पेट भर जानकारियां मिली होंगी। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में। लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।